और मेरे बड़े भाई इन्हें देखो, सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है, क्योंकि पूरा सत्ता का जोर लगाया गया। सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्चे इनकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन ये सच्चाई से पीछे हटे नहीं। इन पे एजेंसियां लगाई गई, ये डरे नहीं, योद्धा हैं, योद्धा हैं। अडानी जी, अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, देश के सारे पीएसयू खरीद लिए, देश की मीडिया खरीद ली, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे। गर्व है मुझे इन पर। हर गली में, हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर ब्लॉक में, हर जिले में, हर सड़क पे ये मोहब्बत की दुकान की फ्रेंचाइज खोलो। माफ करेगा, प्रियंका गांधी कह रही कि अंबानी जी और अडानी जी ने देश के बड़े से बड़े नेता को खरीद लिया, लेकिन हमारे भाई राहुल गांधी को नहीं खरीद पाए। यह कहना है प्रियंका गांधी का। आज उत्तर प्रदेश में जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई उस वक्त की यह तस्वीर है और उस वक्त का उनका बयान है। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आज दरअसल हम चर्चा करेंगे इसी बात को लेकर, आखिर क्या कारण है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यानी गांधी परिवार अंबानी और अडानी पर इस कदर हमलावर है। इसके पीछे की कहानी क्या है और इसका मतलब क्या है? क्या वाकई में अंबानी और अडानी राहुल गांधी को नहीं खरीद पाए? क्या वाकई में अंबानी और अडानी देश के सबसे बड़े नेताओं को खरीद पाए हैं? क्या अंबानी और अडानी वाकई में पीएससी को खरीद पाए हैं? ये बड़े सवाल है, लेकिन इस सवाल का मर्म एक और भी है। सवाल का मर्म यह है कि क्या अंबानी और उनका इतना बड़ा एम्पायर बिना कांग्रेस पार्टी की मदद से खड़ा हुआ है? और अगर खड़ा हुआ है तो आज उन पर हमले की बात क्यों की जा रही है? तो बड़ा सवाल है कि एक पार्टी जो देश पर 55 साल से ज्यादा शासन कर चुकी है, एक पार्टी जिसका शासन करने का न केवल केंद्र में बल्कि राज्यों में बड़ा अनुभव है, एक पार्टी जिसने 1991 में इस देश में आर्थिक सुधारों की एक गति शुरू की और उस गति का नतीजा है कि आज देश दुनिया की जानी मानी अर्थव्यवस्था में उसका शुमार है। और जब भी हिंदुस्तान का इतिहास इस वक्त का लिखा जाएगा तब उसमें मनमोहन सिंह का नाम आएगा, उसमें नरसिम्हा राव का नाम आएगा, उसमें कांग्रेस पार्टी का नाम आएगा और यह बात कही जाएगी कि आर्थिक सुधारों की जो शुरुआत थी वो इन कांग्रेस पार्टी की वजह से हुई। इनके पहले जो कांग्रेस पार्टी की सरकारें थी उस सरकारों में मिक्स्ड इकोनॉमी की बात होती थी, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी की बात हुआ करती थी। अचानक बाजार खोला गया और देश आर्थिक सुधार की एक हाईवे पर चल पड़ा और उसमें देश के तमाम बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बड़ी भूमिका थी, देश के तमाम उद्योगपतियों की बड़ी भूमिका थी, देश के तमाम कॉर्पोरेट्स की बड़ी भूमिका थी। जाहिर सी बात है, अर्थव्यवस्था जब बड़ी हुई तो उसमें बड़े उद्योगपति भी बने, उसमें अडानी भी बने, उसमें अंबानी भी बने, उसमें टाटा भी बने। बिरला तो खैर पहले से ही काफी अमीर माने जाते थे, लेकिन और बहुत सारे लोग खड़े हुए। आज क्या कारण है कि कांग्रेस पार्टी अपनी बातों से इस बात का एहसास करा रही है कि दरअसल अंबानी अडानी जैसे उद्योगपति एक तरीके से देश की राजनीति में दखल देते हैं और वो क्या गलत संदेश नहीं जा रहा? क्या कांग्रेस पार्टी अपनी जो आर्थिक सुधारों की गति थी, मार्केट इकोनॉमी की बात करती थी, क्या उसको पलटती हुई दिखाई पड़ रही है? क्योंकि यही कांग्रेस पार्टी अब जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करती है। यही कांग्रेस पार्टी अब कुछ और ऐसी बातें करती है जिससे लगता है कि शायद उसकी आर्थिक नीति की दिशा बदल रही है। वो पब्लिक सेक्टर की बात करती है। तो इसी पर करेंगे चर्चा और बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी का जो हमला अंबानी अडानी पर है वो सिर्फ अंबानी और अडानी पर है या उसके पीछे की राजनीति कुछ और। हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान है, हम उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त आलोक जोशी हैं जो सीएनबीसी आवाज के पूर्व संपादक हैं और लंबे समय तक टीवी चैनल चलाने का उनका अनुभव है। हमारे साथ हरजिंदर जी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार है और साथ ही साथ वो आर्थिक मामलों के जानकार है। और हमारे साथ सौरभ झा जिन्होंने अभी हाल में किताब लिखी है निगोशिएटिंग द न्यू नॉर्मल, हाउ इंडिया मस्ट ग्रो इन अ पैंडेमिक रिडन वर्ल्ड। सौरभ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम इंतजार करें दिलीप चेरियन का, जो देश के हम कहते हैं कि वो
जो इमेज मेक ओवर में एक बड़ी भूमिका उनकी है। पीआर की लंबी एजेंसी वो चलाते हैं और एक जाने माने अर्थशास्त्री भी हैं, कई बिजनेस मैगजीन के संपादक भी रह चुके हैं। आलोक, सबसे पहले आपसे बातचीत, ये जो अंबानी और अडानी पर हमला है, क्या वो आइसोलेटेड इंसिडेंट है और हमला क्यों है, किस लिए है, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इसको आइसोलेटेड इंसिडेंट कहना मुश्किल है, लेकिन इस वक्त शायद जो राजनीति आप कर रहे हैं उस राजनीति में खास तौर पे अडानी, अंबानी तो अब साथ में मुझे लगता है कि राइम करने के लिए नाम साथ में जुड़ रहा है, इसलिए लिया जा रहा है कि वो नाम लिए बिना काम पूरा नहीं होता है। लेकिन गौतम अडानी इस सरकार के दौरान गौतम अडानी कहते हैं कि उनकी जो व्यापार की यात्रा है वो श्री राजीव गांधी के वक्त से शुरू हुई थी। श्री उन्होंने अंग्रेजी का इंटरव्यू में इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ। आमतौर में मैं बातचीत में श्री नहीं लगाता हूँ, लेकिन उन्होंने श्री राजीव गांधी को श्रेय दिया है कि बट फॉर मिस्टर राजीव गांधी मैं अपना कारोबार नहीं कर पाया होता। उन्होंने जो उदारीकरण किया था, जिसका जिक्र आपने किया अभी कुछ समय पहले, तो वहां से यात्रा तो शुरू होती है, लेकिन वो यात्रा क्या 2014 तक यहां पहुंच चुकी थी जहां वो आज है? नहीं। 2014 के बाद की जो यात्रा है गौतम अडानी की, वो बिल्कुल एक अलग रफ्तार से एक अलग लेवल पे उनको ले जाती है, और शायद इसीलिए सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं। सवाल मुकेश अंबानी को या उनके कारोबार को लेके भी उठते हैं। जिस वक्त मोदी जी ने सरकार संभाली है उस वक्त उन्होंने एक नया रवायत शुरू की थी, आपको याद होगा, कि उन्होंने अपने साथ पत्रकारों को विदेश ले जाना बंद कर दिया था, या जो भी लोग उनके साथ जाया करते थे वो सब बंद हो गए थे। लेकिन उनके साथ विदेश यात्रा पर जाने वालों में गौतम अडानी और अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी के छोटे भाई, नियमित रूप से दिखा करते थे। तमाम ऐसे सौदे हुए जिनके बारे में कहा जा सकता है कि इन सौदों में, क्योंकि सरकार के साथ आप प्रधानमंत्री के साथ दिखाई पड़े, इसलिए विदेश की कंपनी ने सोचा कि ये मुफीद आदमी है, इसके साथ हम सौदा करेंगे तो हमारा यहाँ काम आसान हो जाएगा। ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है इसको समझना। इसके बावजूद अगर राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, मुझे लगता है राहुल गांधी ये सवाल इससे उनको कोई राजनीतिक लाभ होगा ऐसा मुझे नहीं दिखता है, लेकिन ये सवाल अब उठाना उनकी एक तरह से मजबूरी हो गई है। और दूसरा, गौतम अडानी या मुकेश अंबानी एक बहुत बड़ी पाइपलाइन भी है उनके पास, ये ध्यान रखिए। पिछले में जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो आंकड़े सामने आते हैं वो आपको दिखता है कि उसमें सबसे बड़ा हिस्सा, बिल्कुल मतलब लायंस शेयर कहना भी उसको उस हिस्से का अपमान है, वो भारतीय जनता पार्टी के पास जाता है और बाकी पार्टियों को बहुत छोटा हिस्सा मिलता है। तो मुझे लगता है एक किसी राजनीतिक दल के लिए चिंता का विषय है कि भाई उद्योगपति चंदा देता है, पहले देते थे, राहुल बजाज से कई बार मेरी बात हुई, वो कहते थे मैं चंदा देता हूँ, चेक से देता हूँ हर पार्टी को। तो आज की तारीख में तो आप इलेक्टोरल बॉन्ड से दे रहे हैं, लेकिन एक ही तरफ जा रहा है। तो ये चिंता है और शायद ये संदेश भी देने की जरूरत है कि भाई आप लोग हमको हल्के में मत लीजिए, हम राजनीति कर रहे हैं। ये बात अलग से राहुल गांधी कह चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। ये आज का जो बयान आपने प्रियंका गांधी का सुनाया, इसमें अडानी अंबानी का जिक्र है, लेकिन राहुल गांधी अलग से बात कह चुके हैं कि न मुझे अडानी से कोई शिकायत समस्या है, न अंबानी से। ये अपना अपना कारोबार अगर तरीके से करते हैं तो कोई समस्या नहीं है। तो टारगेट तो नरेंद्र मोदी ही हैं या नरेंद्र मोदी की सरकार है, और सवाल इस बात पर है कि क्या सरकार इन लोगों को, इनके कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए कुछ अनड्यू लाभ दे रही है, गैर वाजिब फायदा दे रही है। और ये इसको आप आइसोलेशन में नहीं मान सकते हैं। राहुल गांधी तमाम तरह से सरकार को घेरने की जो कोशिश करते हैं, ये उसका एक हिस्सा है कि ये भी एक काम है जो ये सरकार गड़बड़ कर रही है। अभी कुछ समय बाद फिर सफाई आएगी, आप किसी इंटरव्यू में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ लीजिएगा तो वहां बता देंगे। हालांकि बहुत उन्होंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अच्छा भला एक तरह से मजाक उड़ाया, तंज किया कि कुर्सी भी बदल गई, टेलीप्रॉम्प्टर भी लग गया, मुझको आप लोग टेलीप्रॉम्प्टर नहीं देते हैं, उधर तो आपने मोदी जी को भी मिला हुआ और अडानी जी को भी दे दिया। अब वो टेलीप्रॉम्प्टर है या नहीं एक अलग सवाल है, लेकिन क्योंकि इस वक्त ये चल रहा है तो वो सवाल राहुल गांधी ने भी उठा दिया है। ठीक है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।